राहुल मंगलवार की सुबह उठता है, अपना बैंक ऐप चेक करता है। रकम बिल्कुल वही है जहां उसने उसे छोड़ा था। 10 लाख रुपए, 20 लाख या जितनी भी राशि आपको सुरक्षित महसूस कराए, वह अपनी चाय का कप उठाता है, टीवी ऑन करता है। ब्रेकिंग न्यूज, सरकार ने आधिकारिक रूप से अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया है। सरकार अपने इंटरनेशनल क्रेडिटर्स को समय पर पेमेंट नहीं कर पाएगी। राहुल बैंक ऐप की स्क्रीन को फिर रिफ्रेश करता है। बैलेंस वही है। उसे लगता है ठीक है, मेरे पैसे तो सेफ हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि जब तक वह उस हेडलाइन को पढ़कर खत्म करता है, उसकी बैलेंस पहले ही बदल चुकी होती है, बिना एक भी रुपये के इधर उधर हुए। न इसलिए कि बैंक ने उसे ले लिया, न इसलिए कि बाजार गिर गया, बल्कि इसलिए कि वह रकम अब वैसा वैल्यू नहीं रखती जैसा वह समझता था। यह बात आपको स्कूल में कोई नहीं सिखाता, न ही पर्सनल फाइनेंस की किताबों में कोई समझाता है। सरकारी दिवालियापन पतन जैसा दिखाई नहीं देता। कोई लिक्विडेशन सेल नहीं होती, आपका पैसा गायब नहीं होता, वह चुपचाप कुछ और बन जाता है। और अगर यह काल्पनिक लगता है तो ऐसा नहीं है। केवल 2020 के बाद से ही दुनिया के 11 सरकारें अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर चुकी हैं। तो आइए बात करें कि जब पैसा छापने वाले ही उससे खाली हो जाते हैं, तब आपकी बचत के साथ वास्तव में क्या होता है। पहले एक सवाल, क्या कोई देश सच में दिवालिया हो सकता है? जवाब है हाँ, और यह सिर्फ किताबों की बात नहीं है। पिछले 25 सालों में अर्जेंटीना ने 3 बार डिफॉल्ट किया है, लेबनान ने 2020 में डिफॉल्ट किया, श्रीलंका ने 2022 में। वेनेजुएला की इकोनॉमी इस हद तक कोलैप्स हुई कि वहां लोग अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए गार्बेज बिन्स खंगालने लगे। और इंडिया अभी उन देशों में नहीं है, यह बात साफ कर दें। लेकिन इंडिया का गवर्नमेंट कर्ज आज 185 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजाचल IMF के अनुसार यह GDP का लगभग 83% है, और यह नंबर हर साल बढ़ रहा है। तो सवाल यह नहीं है कि इंडिया दिवालिया होगा या नहीं, सवाल यह है, अगर कोई भी सरकार कहीं भी कर्ज के इस जाल में फंस जाए तो आम आदमी की सेविंग्स का क्या होता है। यही हम आज समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपने अपने घर में कर्ज लिया होगा, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड। गवर्नमेंट भी एग्जैक्टली ऐसे ही कर्ज लेती है, बस फर्क यह है कि वो किससे लेती है। गवर्नमेंट कर्ज लेती है अपने नागरिकों से, यानी आपसे। जब आप कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, या जब आपकी PPF, EPF या LIC का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, तो असल में आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं। दूसरा सोर्स है दूसरे देशों से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF से, और तीसरा अपने सेंट्रल बैंक से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट को जब पैसों की जरूरत होती है और उसके पास टैक्स रेवेन्यू कम होता है, तो वो नया कर्ज लेती है पुराना कर्ज चुकाने के लिए। यह साइकिल चलती रहती है जब तक सब कुछ ठीक है, यह सस्टेनेबल है। लेकिन जब यह साइकिल टूटती है, तब वो मोमेंट आता है जिसे इकोनॉमिस्ट्स सॉवरेन डिफॉल्ट कहते हैं। सॉवरेन डिफॉल्ट मतलब सरकार ने अपने क्रेडिटर्स को कह दिया, माफ करना, हम अभी पे नहीं कर सकते। आइए कुछ नंबर्स देखते हैं। इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल कर्ज FY 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 168.72 लाख करोड़ रुपए। 5 साल पहले यह 89 लाख करोड़ था, मतलब 5 सालों में कर्ज 2 गुना हो गया। इंडिया के DEBT to GDP रेशियो के परसेंटेज में देखें तो यह 2019 में 74%, 2021 में 89.6%, 2024 में 124.30% था। अब तुलना के लिए 2022 में जापान का DEBT to GDP रेशियो था 255%, USA का 122%, चाइना का 88%, इंडिया का 83%, जर्मनी का 65%, श्रीलंका का डिफॉल्ट से पहले 119% था। जापान का कर्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन जापान अभी तक ठीक है। क्यों? क्योंकि जापान का ज्यादातर कर्ज उसके अपने नागरिकों का है, उसकी करेंसी स्ट्रांग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस अनमैच्ड है। कर्ज का नंबर अकेले कुछ नहीं बताता, लेकिन जब कर्ज के साथ लो ग्रोथ, वीक करेंसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, तब चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। तो मान लीजिए कोई सरकार कर्ज में बुरी तरह फंस गई है, उसके पास सीरियसली क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन 1, टैक्स बढ़ाओ। सरकार इनकम टैक्स, GST, कॉर्पोरेटेड टैक्स सब बढ़ा देती है, ज्यादा रेवेन्यू आता है, लेकिन इससे इकोनॉमी स्लो हो जाती है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम घटती है। ऑप्शन 2,
स्पेंडिंग घटाओ। सरकार हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सब्सिडीज पर खर्च काटती है, इसे ऑस्टेरिटी कहते हैं। ग्रीस ने 2010 में यही किया। नतीजा 27% अनएम्प्लॉयमेंट और सड़कों पर प्रोटेस्ट्स। ऑप्शन 3, डिफॉल्ट करो, सीधे कह दो हम नहीं चुका सकते। श्रीलंका ने यही किया 2022 में। ऑप्शन 4, ऑफिटॉप बन जाओ और कर्ज लो नए क्रेडिटर्स से। पुराना कर्ज नए कर्ज से चुकाओ। ये एक टेम्पररी फिक्स है, एक पॉन्जी स्कीम की तरह, जब तक नया इन्वेस्टर मिलता रहे। और ऑप्शन 5, सबसे चालाक ऑप्शन, इन्फ्लेशन यानी मनी प्रिंटिंग। अपना सेंट्रल बैंक को कहो नए नोट्स छापो, उन नोट्स से कर्ज चुकाओ। रिजर्व बैंक नया पैसा बनाता है, इसका उपयोग सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए किया जाता है। वह पैसा अर्थव्यवस्था में बहता है, ज्यादा रुपए वही सामान खरीदने के लिए दौड़ते हैं, कीमतें बढ़ती हैं, वास्तविक टर्म्स में कर्ज घटता है। तकनीकी शब्द है क्वांटिटेटिव ईजिंग, प्रैक्टिकल शब्द है इन्फ्लेशन। यह टेक्निकली डिफॉल्ट नहीं है, सरकार ने पैसे चुका दिए, लेकिन उन पैसों की वैल्यू वो आपकी सेविंग्स से चुराई गई। यही वो मोमेंट है जिसके बारे में राहुल नहीं जानता था। उसका बैंक बैलेंस वही रहा, लेकिन उन पैसों से वो कितना खरीद सकता था वो घटता गया। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझें। 2020 में 10 किलो सनफ्लावर तेल की कीमत थी 750 रुपए। 2026 में वही 10 किलो सनफ्लावर तेल 1500 रुपए। क्या राहुल की सैलरी 2 गुना बढ़ी? नहीं। क्या उसकी सेविंग्स 2 गुना बढ़ी? नहीं। तो उसकी परचेजिंग पावर आधी हो गई। यही इन्फ्लेशन है। और जब गवर्नमेंट पैसे प्रिंट करती है एक्सेसिव रूप में, तो इन्फ्लेशन एक टूल बन जाता है, एक साइलेंट टैक्स जो आपसे बिना फिजिकली कुछ लिए आपको गरीब बनाता है। अब रियल एग्जांपल्स देखते हैं। लेबनान 2020 लेबनान एक मिडिल इनकम देश था। बेरूट को पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता था। 2019 तक लेबनान का गवर्नमेंट कर्ज उसकी जीडीपी का 170% था। यह वर्ल्ड में सबसे हाई रेशियोज में से एक था। मार्च 2020 में लेबनान ने डिफॉल्ट किया, पहली बार अपनी हिस्ट्री में। इसके बाद क्या हुआ? लेबनान की करेंसी लेबनीज पाउंड 2019 से 2023 के बीच अपनी वैल्यू का 98% से ज्यादा खो गई। बैंकों ने विथड्रॉवल्स पर लिमिट्स लगा दिए। लोग अपने ही बैंक अकाउंट से अपना पैसा नहीं निकाल पाए। जिनके अकाउंट्स में लाखों थे, वो कुछ ही महीनों में प्रैक्टिकली कंगाल हो गए। उनका बैलेंस वही था, लेकिन उन पैसों से वो एक मील भी ठीक से नहीं खरीद सकते थे। वेनेजुएला 2016 से 2021। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। फिर भी 2016 में वेनेजुएला की इन्फ्लेशन रेट थी 274%। 2018 में 1,300,000%। हाँ, यह हाइपर इन्फ्लेशन था। जिसके पास 1 लाख बोलीवर थे सेविंग्स में, उनसे कुछ महीनों बाद एक कप कॉफी भी नहीं मिलती थी। लोगों ने अपने पैसों का लिटरली वेट करके कंपेयर करने लगे वेजिटेबल्स के साथ। पैसे वेजिटेबल से हैवियर थे, इसलिए वेजिटेबल्स ज्यादा वैल्यूएबल थे। जिम्बाब्वे 2008 जिम्बाब्वे ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बिजार मोमेंट देखा। गवर्नमेंट ने इतने नोट्स प्रिंट किए कि उन्हें $100 ट्रिलियन का नोट छापना पड़ा। 1 अरब जिम्बाब्वे डॉलर, उससे आप 1 लोफ ब्रेड नहीं खरीद सकते थे। सेविंग्स मीनिंगलेस हो गए। अब वापस राहुल के पास। इंडिया अभी लेबनान नहीं है, वेनेजुएला नहीं है, जिम्बाब्वे नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेंड्स हैं जो हमें सिंपली इग्नोर नहीं करने चाहिए। आरबीआई के डेटा के अनुसार इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन 2022 से 23 में एवरेज 6.7% रही, जो आरबीआई के 6% के अपर टॉलरेंस बैंड से ऊपर थी। फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स अधिकतर 6.5% से 7.5% के बीच। मतलब अगर इन्फ्लेशन 7% है और आपकी एफडी 7% रिटर्न दे रही है, तो रियल रिटर्न 0 या नेगेटिव, और इनकम टैक्स लगाने के बाद क्लियरली नेगेटिव। यह लेबनान नहीं है, लेकिन यह सेफ बेशलन सेफ भी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखना बराबर पैसे प्रोटेक्ट करना, वो एक धीमे तरीके से लूज कर रहे हैं। हर साल बिना एक भी नोटिफिकेशन के राहुल का बैलेंस वही था, लेकिन हर साल उन पैसों की पावर घट रही थी। तो अब एक असली सवाल, जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो कहां से लाती है? टैक्स से, कर्ज से या प्रिंटिंग से? तीनों तरीकों का बर्डन आखिरकार आप पर ही पड़ता है। टैक्स एक डायरेक्ट तरीका है,
कर्ज एक डिफर्ड तरीका है और इन्फ्लेशन एक इनविजिबल तरीका है। जो देश इन्फ्लेशन के रास्ते पर चलते हैं वो टेक्निकली दिवालिया नहीं होते, लेकिन उनके नागरिकों की सेविंग्स की रियल परचेसिंग पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और सबसे आयरॉनिक बात, जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रहते हैं, बैंक एफडी, सेविंग्स अकाउंट, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इन्फ्लेशन उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जिन्होंने सब कुछ सही किया। यदि आप एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं जो अपनी सेविंग्स पर निर्भर हैं, यदि आपने एक इमरजेंसी फंड बनाया है, यदि आपने लोन से बचाव किया है, तो भुगतान आप ही कर रहे हैं। इन्फ्लेशन कर्जदारों को लाभ देती है और बचतकर्ताओं को दंडित करती है। फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले होम लोन सस्ते हो जाते हैं, कैश कमजोर हो जाता है। जो लोग रियल एसेट्स में रहते हैं, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होते हैं। यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, यह सिर्फ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। आपका बैलेंस वही रहता है, लेकिन आपकी परचेसिंग पावर वो हमेशा एक डायरेक्शन में जाती है। जब कर्ज चुकाना असंभव हो जाता है तो कुछ न कुछ बदलना ही पड़ता है। सरकारें शांत विकल्प चुनती हैं, वह विकल्प जो डिफॉल्ट या दंगों को भड़काता नहीं है, वह विकल्प जो कॉस्ट को इतनी बारीकी से फैला देता है कि अधिकांश लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि वे इसकी कीमत चुका रहे हैं। व्यवस्था बची रहती है। आपकी बचत उस व्यवस्था के बने रहने में मदद करती है। किसी भी स्थिति में अगली बार जब आप अपना बैंक बैलेंस देखें और बैलेंस सही लगने पर सुरक्षित महसूस करें, तो यह याद रखें, आपकी सेविंग्स ने सरकारी कर्ज को संभालने के लिए सहमति नहीं दी थी, लेकिन शायद उन्हें यही भूमिका दे दी गई है। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि सरकारें इन्फ्लेशन को एक हिडन टैक्स की तरह यूज करती हैं? और क्या हम जैसे आम लोगों के पास इससे बचने का कोई रियल तरीका है? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और अगर यह वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई तो शेयर जरूर करें, क्योंकि यह कॉन्वर्सेशन जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना बेहतर